क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसमें क्या है कि यहाँ पे एक गोल्ड की न्यूक्लियस है और कह रहा है इसमें दो प्रोटॉन हैं जो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पे हैं। तो गोल्ड के न्यूक्लियस के दो प्रोटॉन अधिकतम दूरी पे कब होंगे? जब वे एक दूसरे के डायमेट्रिकली ऑपोजिट हो। अगर यहाँ सेंटर है न्यूक्लियस का, तो अगर एक प्रोटॉन यहाँ होगा तो दूसरी प्रोटॉन कहाँ होनी चाहिए? यहाँ होनी चाहिए। तभी जाके क्या होगी, वो एक दूसरे से सबसे ज़्यादा दूरी पे होंगे। ओके, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है? रेडियस दी हुई है 6.9 फर्मी। तो ये जो डिस्टेंस है, अब कंफ्यूज मत हो जाना, इस रेडियस को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ जो ये डिस्टेंस है इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और स्मॉल आर क्या हो जाएगी इस केस में? 2 इंटू कैपिटल आर, यानी ये क्या है? डायामीटर है ना। यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गई और यहाँ से यहाँ तक रेडियस, तो 2r हो गई। इसके ऊपर चार्ज कितनी हो जाएगी? प्रोटॉन है तो इसलिए चार्ज हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसके ऊपर चार्ज कितनी हो गई? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, और ये आर, कैपिटल आर की वैल्यू दी हुई है 6.9 फर्मी। तो 2 इंटू 6.9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो बेसिकली आर क्या आ गया? 19.8 सॉरी 13.8 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ओके, तो अब आप फोर्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q1 यहाँ से लेना है, Q2 यहाँ से लेना है, R यहाँ से लेना है, पुट करना है और आंसर निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग समझेंगे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12? दो इंसुलेटिंग बॉल है, मतलब नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ दो बॉल है। ओके, इन दोनों बॉल को हम क्या कर रहे हैं? रगड़ रहे हैं एक दूसरे से। क्या कर रहे हैं? फ्रिक्शंस, घिस रहे हैं। ओके, और फिर इन दोनों बॉल को हम एक दूसरे के करीब रख रहे हैं, लगभग 1 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर। तो हम देखते हैं दोनों बॉल अट्रैक्ट हो रही है एक दूसरे की तरफ, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है वो कितनी है? 0.1 न्यूटन। क्लियर हुआ? तो हमें पता करना है कि कितनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुई है एक बॉल से दूसरे बॉल में जब हमने इसको रगड़ा था। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करनी है। ओके, अब देखो, मान लो ये जो बॉल है इसके ऊपर रगड़ने के बाद कुल चार्ज पॉजिटिव आ गई Q, तो इसके ऊपर कुल चार्ज कितनी हो जाएगी? नेगेटिव Q, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रगड़ने के बाद इसके ऊपर आया है ना, तो इसके ऊपर हो गई नेगेटिव Q, और उतनी ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया है तो इसके ऊपर हो गई पॉजिटिव Q। क्लियर हुआ? तो हम फोर्स की फॉर्मूला यूज करेंगे, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, है ना। यहाँ Q1 के जगह Q रखना है, Q2 के जगह भी Q रखना है। R की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁻² मीटर। 1/4πε0 की वैल्यू रखनी है। फोर्स की वैल्यू 0.1 न्यूटन डालनी है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने से हमें Q की वैल्यू मिल जाएगी। ओके,
अब हमें पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q इक्वल टू क्या होता है N इंटू ई। तो जो Q वैल्यू यहाँ मिला है उसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे, और एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और यहाँ N। तो इस Q बाई ई करने से हमें टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन की पता चल जाएगी जो ट्रांसफ़र हुई है रगड़ने के दौरान। ओके, एक बार और मैं समझा देता हूँ। जब दो स्फीयर को हम रगड़ेंगे तो रगड़ने के बाद क्या होगी, मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गई है ना, तो इसके पास क्या होगा, एक्स्ट्रा चार्ज हो जाएगा। मान लो -Q एक्स्ट्रा चार्ज हो गई, यानी टोटल चार्ज -Q हो गई। अब इसके पास इतनी ही चार्ज पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, अब इन दोनों स्फीयर को हमने कहाँ रखा है 1 सेंटीमीटर की दूरी पे। ओके, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं 0.1 न्यूटन फोर्स के साथ। तो फोर्स की फॉर्मूले से हमें Q चार्ज मिल जाएगा। ओके, और Q इक्वल टू एनी फॉर्मूले से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो इसको आपको सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट सवाल करने वाले हैं, ये 13 कह रहा है NaCl यानी सॉल्ट की, टेबल सॉल्ट की एक मॉलिक्यूल है। तो NaCl बेसिकली क्या होती है, Na आयन और क्लोरीन आयन। ठीक है, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है एक इलेक्ट्रॉन के बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, इसको हम Q1 बोल देते हैं। और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के परिमाण के बराबर। तो इसके ऊपर जो Q2 होगी वो होगी -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अब ये दोनों जो सेपरेटेड हैं उनके बीच की दूरी जो दी हुई है R, वो है 2.75 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻10 मीटर हो जाएगी। तो हमें फोर्स निकालना है। फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R²। सबकी वैल्यू निकालेंगे और एंड में जो आएगा उतनी न्यूटन आंसर हो जाएगी। ये था 13। अब 14 देखो, दो प्रोटॉन है ना। ओके, तो इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, एक के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम Q1। Q2 भी एक प्रोटॉन ही है, तो इसके ऊपर भी चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये एक प्रोटॉन है तो इसकी मास क्या हो जाएगी 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ये भी एक प्रोटॉन ही है तो इसकी भी मास 1.67 इंटू 10⁻27 kg। मान लो ये दोनों जो हैं वो r डिस्टेंस पे एक दूसरे से दूर हैं, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R²। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच, क्या होता है Gm1 m2 बाय R²। हमें रेशियो फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम यहाँ 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R² अपॉन Gm1 m2 बाय R² लिखेंगे। R² दोनों से कैंसिल हो जाएगा। 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 Q2 की वैल्यू 1.67
into 10 raised to minus 27 multiply by 1.67 into 10 raised to minus 27 अपॉन g की 6.6 into 10 raised to minus 11। चेक कर लेना g की वैल्यू क्या होती है, 6.67 भी होता। m1 जो है वो होगा हमारा मैंने गड़बड़ कर दिया, मैंने मास ऊपर लिख दिया, यहाँ 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 होगा चार्ज। रुको 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 रुको, यहाँ तक करेक्ट है, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ 9 इंटू 10 रेज टू 9, 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 और जी 6.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 11 मास 1.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 27 मल्टीप्लाई बाय 1.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 27। अब इन दोनों को क्या करना है, सॉल्व करोगे तो आपको F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन F ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच की रेशियो मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 जो है हम लास्ट में करेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल है। कह रहा है एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, यहाँ पे एक चार्ज रखी हुई है 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 कूलम की, एक यहाँ चार्ज रखी हुई है कि 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 कूलम की यहाँ भी रखी हुई है। इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड्स की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। इस चार्ज को आप बोल दो Q1, इसको बोल दो Q2, इसको बोल दो Q3। ओके, और इनके बीच डिस्टेंस सबकी सेम होगी, ये R है तो ये भी R होगी, ये भी R होगी। ओके, और R की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है तो उसको हम 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 मीटर ले लेंगे। तो सवाल कह रहा है कि यहाँ पे 3 चार्ज रखे हुए हैं ना, तो किसी भी एक चार्ज को पकड़ लो, आप फ्री हो, इसको पकड़ सकते हो, इसको पकड़ सकते हो, इसको पकड़ सकते हो, कोई भी एक चार्ज ले लो। मैंने इसको पकड़ लिया। इस चार्ज के ऊपर टोटल कितनी फोर्स लगेगी, है ना। तो हमें निकालना क्या है, टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q3। क्लियर हुआ। आप याद रखना टोटल फोर्स जो चार्ज Q3 एक्सपीरियंस करेगी, अगर Q2 पूछ दिया हो तो भी उतनी ही एक्सपीरियंस करेगी, Q1 भी उतनी ही टोटल फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। ओके, तो जो Q3 के ऊपर फोर्स लग रहा है, अब उसके बारे में हम ध्यान से देखेंगे। तो मैं इसको एक सेकेंड कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा इरेजर यूज करके इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ इसकी पोजीशंस को। हाँ, ये Q3 ठीक है, और एक सेकेंड इरेजर किधर है, और इंक कलर हो जाएगी रेड, बिल्कुल। तो Q3 जो है वो हमारी यहाँ है 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 6। अब जगह बन गई, अब आसानी से समझा सकता हूँ। तो देखो यहाँ Q1 है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ Q3 है। तो Q3 जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस Q1 की वजह से, है ना, ये Q1 जो है वो Q3 पे फोर्स लगाएगा और ये इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शंस में। ओके, और Q2 इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शंस में। समझ में आया। दोनों ही चार्ज इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। तो हम पहले निकालेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q3 ड्यू टू Q1, और वो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 इंटू Q3 बाय आर स्क्वायर। और यहाँ मज़ेदार बात ये है, डायरेक्शंस काउंट करेगा, क्योंकि अभी से पहले हम सिर्फ फोर्स की मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे। अब जो केसेस स्टार्ट हुई है उसमें डायरेक्शंस इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ Q1 और Q3 की डायरेक्शंस क्या है, ये है फोर्स की, तो इसकी डायरेक्शंस को हम लिखते हैं 1 से 3 की तरफ यूनिट वेक्टर। ओके, अब यहाँ देखो, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा दें, F31 को एक स्टेप और, तो ये हो जाएगी 1/4πε0। Q1 और Q3 दोनों की मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो इस केस में इसको Q और इसको भी Q बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा Q² बाय R स्क्वायर R13, है ना। तो हम इसको ऐसे कर रहे हैं, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 दिया हुआ है, हम उसको Q मान लेते हैं, और इन सब की वैल्यू क्या है, 2 × 10⁻⁶ कूलम। ओके, तो बेसिकली आप इसको और इजी करने के लिए एक स्टेप और लेके जाओ, और इस पूरी मैग्नीट्यूड को F कंसीडर कर लो, ये हो जाएगा F R13 वेक्टर। ओके, अब हम फोर्स निकालेंगे इस पार्टिकल पे, है ना, ड्यू टू दिस, यानी ये वाली डायरेक्शंस के अलोंग। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 वो हो जाएगी 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 इंटू Q3 बाय R स्क्वायर। सेपरेशंस आ रही है, डायरेक्शंस क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ, मतलब 2 से 3 के अलोंग, R23। इसको मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊँ, तो ये 1/4πε0 Q2 Q3, इसको हम Q बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगी Q² बाय R स्क्वायर R23 वेक्टर। मतलब ये जो फोर्स आ गई, अगेन ये जो है इसको हम F बोल सकते हैं, है ना। देखो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है, तो इसकी भी मैग्नीट्यूड को F बोल सकते हैं, बट डायरेक्शंस इसकी अलग होंगी। ओके, तो ये जो फोर्स Q1 है वो ये जो चार्ज Q1 है वो Q3 के ऊपर फोर्स कितनी लगा रही है इस डायरेक्शंस में, और कितना लगा रही है, F R13, और इधर जो फोर्स लग रही है वो लग रही है F R23। करेक्ट। अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सारे एंगल कितने बनते हैं, 60 के, है ना। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये भी कितनी बनेगी, 60। ओके, तो इन दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितनी हो गई, 60, है ना। अब नेट मैग्नीट्यूड निकालना है ना, टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q3। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, F नेट वो हो जाएगा F31 प्लस F32, है ना। और इनका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, F नेट का अंडर रूट इसका स्क्वायर, मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ओके, तो F31 का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है ना, वो है F, तो F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस इसका भी मैग्नीट्यूड F है, प्लस 2 इंटू दोनों का मैग्नीट्यूड और एंगल cos 60 डिग्री।
cos 60 डिग्री क्या होता है, हाफ होती है। तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, क्योंकि ये 2 इस cos 60 के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो बचा क्या, √3f²। तो फाइनली अंडर रूट यहाँ 3 होगा और बाहर f आ जाएगी। तो जो मैग्नीट्यूड आ गई नेट फोर्स की वो कितनी है, √3 इंटू एफ, यानी √3 f की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 q²/r², है ना। यहाँ से अब इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, 1/4πε0 पता है, q की वैल्यू पता है और r की वैल्यू पता है। तो आपको नेट मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा इस चार्ज के ऊपर कितनी है फोर्स की। अभी जो सवाल करने वाले हैं वो 16 की तरह ही है, बस उसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है। अब कह रहा है हमारे पास 4 इक्वल चार्ज हैं, है ना, ओके, यहाँ, और चारों कॉर्नर पे हैं एक स्क्वायर के, क्लियर। तो ये हो गई Q1 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, Q2 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, Q3 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, Q4 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। यहाँ Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 इक्वल टू Q4 इक्वल टू Q इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, क्योंकि स्क्वायर है तो वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ भी r जो हो गई वो 5 सेंटीमीटर है, यानी 5 इंटू 10⁻² मीटर। तो r 5 इंटू 10⁻² मीटर हो गई। हमें अब क्या निकालना, फोर्स निकालना है कोई भी एक चार्ज के ऊपर, है ना। तो अब वापस से मैं इसमें कलर बार बार चेंज करूँगा, ओके। मैं पहले ब्लैक यूज करता हूँ, ओके। तो मान लो हमारा ये चार्ज है जिसके ऊपर सबकी वजह से फोर्स निकालनी है, ओके, क्लियर। तो पहला जो केस होगा F/4 ड्यू टू 3, क्लियर, वो किधर होगा, किस डायरेक्शंस में होगा, वो रिपेल करेगा इस डायरेक्शंस में, है ना। तो मान लो इसकी मैग्नीट्यूड होगी फोर्स की F, और डायरेक्शंस हो जाएगी R 3 से 4 की तरफ, क्लियर हुआ। अब हमें निकालना है इसकी वजह से F/4 ड्यू टू 1। देखो ये दोनों चार्ज और ये दोनों चार्ज के बीच की दूरी सेम है, इसलिए मैग्नीट्यूड भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसका भी मैग्नीट्यूड F ही होगा और डायरेक्शन बल्कि दूसरी होगी। तो उसके लिए हम ग्रीन कलर यूज करेंगे। तो ये जो फोर्स लगाएगा वो इस डायरेक्शंस में लगाएगा। ये कौन सी फोर्स है, ये थी F/4 3 और ये है F/4 1, करेक्ट। और इसकी जो डायरेक्शंस है ये हो जाएगी 1 से 4 की तरफ। अब इसकी बात करते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ी टसल है। इन कलर हम कौन सा ले लें, पर्पल। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो r नहीं है,
क्योंकि ये डायगोनल ऑफ द स्क्वायर है। तो ये जो बीच की दूरी होगी इन दोनों के बीच की, वो होगी √2 इंटू आर, क्योंकि डायगोनल की ये होती है लेंथ। ओके, लेंथ को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डायगोनल की लेंथ मिलती है। तो जो ये चार्ज Q2 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, है ना, Q4 के ऊपर, उसकी डायरेक्शंस होगी ये कौन है, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 2। क्लियर हुआ? तो इसकी वजह से हमें मिल गया। अब फोर्स ड्यू टू 2 जो होगी वो इसका F डिफरेंट होगा, तो इसको हम F' बोलेंगे, और डायरेक्शन इसका हो जाएगा R2 से 4। क्लियर? अब आपको हम एक चीज़ और सजेस्ट करने वाले हैं, पॉइंटर ऑप्शन इंक येलो। हाँ, तो अभी इसके ऊपर ध्यान मत देना, ये पर्पल वाली जो लाइन है। ओके, ये चार्ज इसके ऊपर फोर्स किधर लगाया, इधर, और ये चार्ज इधर। ओके, अगर इसको एक चीज़ है, एक बॉडी है, उसको आप इधर खींचोगे और उतनी ही फोर्स से नीचे खींचोगे, है ना, तो क्या होगी, वो ट्रैवल करेगी रिजल्टेंट डायरेक्शंस में। ओके, तो इसका और इसका जो नेट फोर्स होगा वो इसी डायरेक्शंस में होगा, है ना। तो पहले हम इन दोनों की नेट फोर्स निकाल लेंगे, है ना। F4(3) प्लस F4(1) निकालेंगे। वापस से कलर चेंज करता हूँ। और जो भी फोर्स आएगी उसकी डायरेक्शंस क्या हो जाएगी, R24 की, यानी इसके डायरेक्शंस के अलॉन्ग हो जाएगी, पर्पल वाले की। ठीक है, तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट आपको निकाल लेना है। ओके, और इसका रिजल्टेंट निकालना इसलिए आसान है क्योंकि इन दोनों फोर्स के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री, है ना। इन दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितनी है, 90 डिग्री। मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसकी रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगी, देखो, √F² प्लस F² प्लस 2 इंटू F कॉस 90, जो कि 0 ही होता है। तो ये F² प्लस F² 2F² हो गई, ये तो पूरी 0 हो गई, तो √2 टाइम्स F। ओके, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, इसका और इसका, है ना, यानी F4(3) प्लस F4(1) जो है वो क्या है, √2 टाइम्स F, और डायरेक्शन इसकी क्या है, R24 क्या। क्लियर हो गई होगी? अब हमें नेट फोर्स जो यहाँ निकालनी है, बेसिकली नेट फोर्स F नेट होगा क्या, वो होगा F4(3) प्लस F4(2) प्लस F4(1). क्लियर? F4(3) प्लस F4(2) इतनी आई है, कितनी, √2F R24 कैफ, और F4(1) हमारे पास इतनी है, F' R24 कैप। तो इससे हम अगर R24 कैप कॉमन ले लें तो √2F प्लस F' आ जाएगा। ठीक है, अब F और F' निकालना आसान है। F इक्वल टू क्या होगी, देखो, F इक्वल टू होगी 1/4πε0 Q² बाय R²।
और एफ प्राइम इक्वल टू क्या होगी 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय √2 इंटू आर का होल स्क्वायर, डेट इज एफ प्राइम क्या हो गई 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर, मतलब हाफ टाइम्स क्यू स्क्वायर बाय 4πε0 आर स्क्वायर, डेट इज एफ बाय 2, यानी एफ प्राइम क्या हो गई एफ बाय 2। ओके, तो अगर आप यहाँ इसको R24 कैप कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा √2f प्लस एफ प्राइम को हम f बाय 2 लेंगे और ये हो जाएगा f बाहर। ठीक है, तो f बाहर हो गई, ये √2 प्लस 1/2 R24 कैप। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया f √2 प्लस 1/2 R24 कैप। ये हो गई हमारी रिजल्टेंट फोर्स जो इन तीनों चार्ज की वजह से इस डायरेक्शंस में लगेगी। अब f की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो पुट करके 1/4πε0 q और r की वैल्यू गिवन है। देखो यहाँ इस केस में क्या है, क्वेश्चन नंबर 18, एक हाइड्रोजन एटम की ये न्यूक्लियस है और ये ग्राउंड स्टेट है, यानी फर्स्ट सेल है जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रही है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 53 पिकोमीटर, यानी 53 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ओके, अब हमें पता है कि प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये है Q1 और ये हो जाएगी Q2। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बिकॉज ये हाइड्रोजन एटम है इसलिए इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे, एक ही प्रोटॉन होंगे। तो हमारा जो फोर्स निकल के आएगा वो क्या आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q1 की वैल्यू डालो, Q2 की वैल्यू डालो, R की वैल्यू डालो और जो भी न्यूटन आएगा वही आंसर हो जाएगा 18 का। ये 0.53 एंगस्ट्रम इक्वल टू 53 पिकोमीटर इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रम। इससे नहीं घबराना है, इसको बोर रेडियस भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो 0.53 एंगस्ट्रम है इसको बोर रेडियस भी बोलते हैं और इसको A0 से डिनोट करते हैं। ओके, अब इस सवाल में देखो क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रही है ग्राउंड स्टेट में। ओके, तो रेडियस हमें पता ही है कितनी है 53 पिकोमीटर। इसके ऊपर चार्ज भी पता है Q1, यानी प्रोटॉन की जो चार्ज है न्यूक्लियस में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। Q2 भी पता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। करेक्ट। अब जब ये इलेक्ट्रॉन घूमेगी ना तो क्या होगी, एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है और सर्कुलर मोशंस तभी परफॉर्म होगी जब सेंट्रीपिटल एक्सलरेशंस होगा सेंटर की तरफ, और वो क्या होती है v²/r। क्लियर, जो स्पीड होगी घूमने की अपॉन r, उसकी स्क्वायर अपॉन r। करेक्ट। तो हम ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाले थे पहले या भी निकालेंगे उसको न्यूटन सेकेंड लॉ से, यानी ma, और एक्सलेशंस कितनी है v²/r इक्वेट कर देंगे तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी। तो देखो यहाँ फोर्स हमारा क्या था 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और यहाँ ये हो गई mv²/r। एक r कैंसिल हो गई। ठीक है, m को इधर लेके आ जाओ तो Q1 Q2
1/4πε0 m इक्वल टू वी स्क्वायर हो गई। तो v के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको रूट में लेना पड़ेगा। तो देयरफॉर v इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1/4πε0 q1 q2/m। सबकी वैल्यू डाल दो, 1/4πε0 q1 q2 और m की। एक r भी है, यहाँ पे एक ही r कैंसिल हुआ है, तो यहाँ m के साथ r भी है। हमारा वेलोसिटी मिल जाएगा इन मीटर पर सेकेंड। ओके, जो भी है निकाल लेना। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है। ओके, अब इस सवाल को देखना है। मैं पेन ले लेता हूँ। बहुत ही ध्यान से समझो। कह रहा है एक स्केल है, स्केल की जो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है ना, ये 10, उसके ऊपर जो चार्ज है वो है 1 × 10⁻⁸ कूलम, है ना। यानी इसके ऊपर जो चार्ज है वो है 1 × 10⁻⁸ कूलम। 20 सेंटीमीटर के ऊपर जो चार्ज है वह है 8 × 10⁻⁸ कूलम। 30 सेंटीमीटर के ऊपर जो चार्ज है वो 27 × 10⁻⁸ कूलम। और यही पैटर्न फॉलो होती है 100 सेंटीमीटर के ऊपर जो चार्ज है वो है 1000 × 10⁻⁸ कूलम। ओके, तो अब अगर आप पैटर्न को ध्यान से देखो, ओके, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी। ये जो चीज़ है ये क्या बनती है, 1 का क्यूब × 10⁻⁸ कूलम। ये बनती है 2 का क्यूब × 10⁻⁸ कूलम। ये 3 का क्यूब × 10⁻⁸ कूलम। ये 10 का क्यूब × 10⁻⁸ कूलम। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 का क्यूब × 10⁻⁸ कूलम। ये हो जाएगी 8 का क्यूब × 10⁻⁸ कूलम। ठीक इसी तरह ये 7 का क्यूब × 10⁻⁸ कूलम। ठीक इसी तरह से ये 6 का क्यूब × 10⁻⁸ कूलम। ठीक इसी तरह से ये 5 का क्यूब × 10⁻⁸ कूलम। और ये हो जाएगी 4 का क्यूब × 10⁻⁸ कूलम। ठीक है, इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और कह रहा जो ओरिजिन है उसके ऊपर 1 कूलम की चार्ज रखी हुई है। क्लियर हो गया। तो हमें क्या करना है, फोर्स निकालना है। ठीक है, इस 1 कूलम के चार्ज के ऊपर कितनी लगेगी। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो देखो 1 कूलम के ऊपर जो फोर्स 10 वाला लगाएगा वो इस डायरेक्शंस में लगाएगा, 20 वाला भी इसी डायरेक्शंस में लगाएगा लेकिन मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी, 30 वाला भी इसी। तो जितनी भी चार्जेस हैं सबके फोर्स की डायरेक्शन सेम है। तो इसलिए वेक्टर मानो या ना मानो उससे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है कैलकुलेशंस के ऊपर। ओके, तो हम ये जो ओरिजिन है उसके ऊपर फोर्स निकालेंगे, इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से और सो एंड सो फोर्थ। तो हम टोटल फोर्स जो हमें मिलेगी किसके ऊपर, ओरिजिन के ऊपर, F, वो क्या हो जाएगी, फोर्स ऑन ओरिजिन, टोटल फोर्स ऑन ओरिजिन इक्वल टू फोर्स ऑन ओरिजिन ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, फोर्स ऑन ओरिजिन ड्यू टू सेकेंड, फोर्स ऑन ओरिजिन ड्यू टू थर्ड, फोर्स ऑन ओरिजिन ड्यू टू 4 प्लस फोर्स ऑन ओरिजिन ड्यू टू 5 प्लस फोर्स ऑन ओरिजिन ड्यू टू 6 प्लस फोर्स ऑन ओरिजिन ड्यू टू 7, फोर्स ऑन ओरिजिन ड्यू टू 8, ड्यू टू 9, ड्यू टू 10, है ना। यही होगी टोटल फोर्स। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ 1 है तो 1 इंटू क्या हो जाएगी इसकी डिस्टेंस, 1 इंटू 10⁻⁻8 बाय 10 सेंटीमीटर, यानी 10 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर। इसी तरह यहाँ सेकेंड के लिए हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 इंटू 2 का क्यूब इंटू 10⁻⁸ बाय 20 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। ऐसे ही चलते जाएंगे टिल यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 इंटू 10 का क्यूब इंटू 10⁻⁸, और ये 100 सेंटीमीटर है तो 100 इंटू 10⁻² का क्यूब। ओके, तो ये है पैटर्न फॉलो करना। अब मैं इस ऊपर वाले चीज़ को रिमूव करूँगा ताकि हम कैलकुलेट कर सकें। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो देखो अब इस सब से हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, और क्या कॉमन ले सकते हैं 10⁻⁻8 सब में है, और क्या कॉमन ले सकते हैं 10⁻² का स्क्वायर। तो पहले में क्या बचेगा, जो फर्स्ट में बचेगा वो बचेगा 1/10 का स्क्वायर, 1 का क्यूब बाई 10 का स्क्वायर, एक ही बात है। फिर 2 का क्यूब बाई 20 का स्क्वायर, फिर बचेगा 3 का क्यूब बाई 30 का स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा। फिर बचेगा 10 का क्यूब बाय 10 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 10⁻⁻8 है, ऊपर जाके 10⁻+4 ऐड हो जाएगा तो ये 10⁻⁻4 बचेगा। फिर आप इसको देखो, यहाँ भी हम कुछ कर सकते हैं। अगर इन सब से 10 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ 1/10 का स्क्वायर, तो ये बचेगा 1 का क्यूब बाय 1, यहाँ 2 का क्यूब बाई 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का क्यूब बाई 3 का स्क्वायर, प्लस ऐसे चलते जाएगा, यहाँ 10 का क्यूब बाई ये 100 का स्क्वायर है, सॉरी 10 का क्यूब बाय 100 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी ये 10 का स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻², और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता 9 इंटू 10⁻⁹। अब ये भी चली गई, सिर्फ ये पार्ट बचा है, तो 1 का क्यूब बाय 1 तो 1 ही हो गया, 2 का क्यूब बाई 2 का स्क्वायर तो सिर्फ 2 बचेगा, 3 का क्यूब बाई 3 स्क्वायर तो सिर्फ 3 बचेगा, इसी तरह 10 का क्यूब बाई 10 स्क्वायर सिर्फ 10 बचेगा। ओके, तो ये हो गया 9 इंटू 10⁻⁷ इंटू, अब AP का फॉर्मूला यूज कर लो, है ना, या n इंटू n-1/2 भी कर सकते हो। यहाँ 10 है ना, तो 10 इंटू 10⁻⁴
बाई 2। तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 माइनस 1 यानी 10 इंटू 9 माइनस 1, जो भी है ये करो आंसर आ जाएगा। AP यूज करोगे तो क्या होगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, n कितनी है 10, 10 बाई 2 2 इंटू 1 प्लस 9 इंटू डी 1। तो ये हो गया 10 बाई 2 2 प्लस 9 11 55, ये हो जाएगी 55। सॉरी n इंटू एन प्लस 1 होगा, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो 10 इंटू 11 बाई 2, हाँ अगेन 55 आ गई। तो 9 5 जा 45, 9 495 इंटू 10 रेज टू 7 न्यूटन। तो बेसिकली 4.95 इंटू 10 रेज टू 9 न्यूटन, यही हो जाएगा आंसर। बड़ा सवाल था इसलिए हमने सारा ही कर दिया। अभी क्वेश्चन नंबर 21 देखो, ये कह रहा है एक टेबल है, टेबल के ऊपर 2 चार्ज्ड पार्टिकल है, उसको एक स्ट्रिंग धागे से बांधा गया है। पहली जो चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज है 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 कूलम। दूसरी जो चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर भी जो चार्ज है वो उतना ही है 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 कूलम। ओके, तो हमें टेंशन ढूंढना है स्ट्रिंग में क्या होगा। देखो ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इस डायरेक्शंस में करेगा। तो यहाँ जो टेंशन उतनी ही फोर्स की इधर लगेगी, है ना। ये जो टेंशन है वो बराबर होगी इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो ये जो पार्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, है ना। जो इनके बीच की डिस्टेंस है कितनी दी हुई है 1 मीटर, इक्वल टू हमारा टेंशन हो जाएगा, बात ख़त्म। समझ में आया। इसके लिए भी निकाल सकते, अगर हमारा ऐसा होता, मान लो इस पार्टिकल को कंसीडर करते तो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पार्टिकल के ऊपर इस डायरेक्शंस में लगता इस चार्ज की वजह से। तो जो टेंशन होती है स्ट्रिंग में वो किधर लगती, इधर हमेशा ऑपोजिट लगती है। तो टेंशन इधर लग गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग गई, दोनों को अगेन इक्वेट कर देना, निकल जाएगी टेंशन। ओके, तो जो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वही टेंशन होगा। ये क्वेश्चन नंबर 21 था। दैट्स इट फॉर टुडे।